Okay, today we have start IPR and the essential parts of IPR. Okay, मैंने पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि आईपीआर क्या होता है और आईपीआर कहाँ से उत्पन्न हुआ और वाइपो का इसमें क्या रोल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें क्या रोल है और 193 सदस्य देश इससे जुड़े हुए थे। अब आज अपन बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट की, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में मैं बता दिया था कि किसी भी व्यक्ति की मन स्थिति से जो रिसर्च या कोई इनोवेशन उत्पन्न किया जाता है उस पे उस व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, लेकिन उस व्यक्ति के अपने अधिकार को लीगल राइट्स देने के लिए उसको जो बौद्धिक संपदा के प्रकार थे उन प्रकारों में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसको लीगल राइट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद में वह अधिकार उसका पूर्णतः माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी चीज़ का इनोवेशन कर दिया और इनोवेशन करने के बाद में उसकी स्थिति ये है कि वही इनोवेशन लगभग 10-20 लोगों ने कर रखा है, लेकिन किसी ने उसमें लीगल राइट्स जो है, जो उसको लीगल विधिक अधिकार होते हैं वो प्राप्त नहीं किए, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहा उसका इनोवेशन का, क्योंकि वह उसकी ज्ञान प्रेरणा से उत्पन्न तो हो गया, उसने उसका इनोवेशन तो कर लिया, लेकिन वही चीज़ 10-15 लोगों ने औरों ने भी कर रखी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस पे मेरा पूर्णतः लीगल राइट्स बनता है कि नहीं, जो मैंने इनोवेशन किया है अपनी बुद्धि के बल पे। तो उस इनोवेशंस में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, भौतिक ऐतिहासिक स्थल हुआ, भौतिक स्थल हुआ, डिजाइन एक्ट हुआ, इस प्रकार के काफ़ी एक्ट्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से जिस व्यक्ति ने इनोवेशन किया अपनी बौद्धिक संपदा से, मतलब अपनी बुद्धि से जिस चीज़ का विकास किया, उस विकास को लीगल राइट्स देने के लिए उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जैसे पेटेंट है तो किसी चीज़ का किसी व्यक्ति ने निर्माण किया, इनोवेशन किया, तो उस चीज़ का वह अगर व्यक्ति पेटेंट करवाता है, रजिस्टर करवाता है, तो उसको उस इनोवेशन पे क्या है, लीगल राइट्स प्रदान हो जाते हैं और उस पर पूर्णतः उसी का कब्जा रहता है, दूसरे व्यक्ति का नहीं रहता। इसी प्रकार से कॉपीराइट है, किसी ने कोई भी ऐसी वस्तु बनाई या किताब लिखी या कुछ भी लिखी, उस पर उसका जब तक उसका लीगल राइट्स नहीं बनता, यानी कि जब तक उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाता, उसको कहीं आईएसबीएन नंबर से कोई बुक नहीं छपाता, किसी पब्लिकेशन से बुक छपा के मार्केट में नहीं लाता, जब तक उसका उस लिखी हुई चीज पे पूर्णतः अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसको पूर्णतः लीगल राइट्स नहीं मिलता। अगर लीगल राइट्स उसको पूर्णतः नहीं प्राप्त हुए तो ये समस्या पैदा होती रहती है। बात करते हैं अपन कॉपीराइट एक्ट की, कि ये कॉपीराइट एक्ट जो आया था इसमें क्या है। अभी कॉपीराइट स्वामित्व, हेलो, मेरी तरफ से तो आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? मेरी तरफ से क्लियर है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो पता नहीं है, ठीक है? और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे ना। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट स्वामी को कुछ अपवादों के साथ कार्य का उपयोग करने का एक अनंत अधिकार है। जो कोई व्यक्ति किसी काम को मूल रूप से तैयार करता है और भौतिक माध्यम से संग्रहित, तो उस काम का कॉपीराइट अपने आप उसे मिल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कॉपीराइट का जो स्वामित्व है, उसने स्वामी को कुछ अपवादों के साथ कार्य करने का उपयोग करने का अनन्य अधिकार दे दिया। जब कोई व्यक्ति किसी काम को मूल रूप से तैयार करता है और भौतिक माध्यम से संग्रहित, तो उस काम का कॉपीराइट अपने आप उसे मिल जाता है। जैसे अगर आपको कॉपीराइट की शिकायत मिली है, तो इसका मतलब है कि कॉपीराइट के मालिक ने वीडियो हटाने का ठोस और मान्य कानूनी अनुरोध जो है वो सबमिट किया है। ऐसा उसने कॉपीराइट किए गए अपने कंटेंट का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया है। जब हमें इस तरह की औपचारिक सूचना मिलती है तो हम कॉपीराइट कानून के तहत उसका वीडियो हटा देते हैं। अब बात आती है कॉपीराइट लिया कैसे जाता है।
अब कॉपीराइट प्राप्त करने की काफी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें नंबर 1 होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब कॉपीराइट लेने के लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसको प्राप्त करना पड़ता है। फिर काम की जो 3 प्रतियां हैं, जो भी वर्क है उसकी 3 प्रतियां लिया जाए। यानी कि अगर आप किसी इमेज के लिए कॉपीराइट का आवेदन करते हैं, जैसे मैंने कि कोई इमेज बनाई है, वो इमेज पे मेरा पूरा अधिकार है, तो उस कॉपीराइट का आवेदन करते हैं, तो उस इमेज की 3 प्रकार की प्रतियां, यानी कि उसकी 3 कॉपी आपको वहां सबमिट करनी पड़ती है। और प्रकाशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है, यानी कि जो उसको इमेज को प्रकाशित करेगा उससे क्या क्या लिया जाएगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाएगा। प्रकाशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात प्रकाशक का नाम, पता और नागरिकता। अब जो प्रकाशक है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी नागरिकता क्या है, वो उसको देखना। और इसके साथ ही उसमें एक फीस निर्धारित होती है, जो 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की फीस उसमें देनी पड़ती है। अब कॉपीराइट पंजीकरण ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। आजकल क्या है कि टेक्निकल युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत कॉपीराइट का अगर रजिस्ट्रेशन कराना था, ऑनलाइन प्रोसेस है। अब अगर ऑनलाइन अगर करते हैं तो वो आजकल क्या है कि पहले ऑफलाइन था तो लंबा प्रोसेस से गुजरना चाहता है। अब वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रक्रिया दी गई है कॉपीराइट प्राप्त करने की, जिसमें क्या होता है कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जब हम करने जाते हैं तो यहाँ पर हमें जानने की फिर आवश्यकता है कि भारत में कॉपीराइट कानून क्या है, वास्तव में व्हाट डू मीन बाय कॉपीराइट। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है एवं नियम उल्लंघन में कोई सजा है या उस सजा का कोई प्रावधान है, ये सारी बातें सारी आजकल ऑनलाइन मिल जाती है। तो भारत में जो कॉपीराइट कानून है उसके अंतर्गत सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि क्या आप जानते हैं कि आप जो भी फोटो अपने कैमरे से क्लिक करते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं, उस पर आपका अपना पूरा अधिकार है कि नहीं। यानी कि सपोज करो मैंने कोई कैमरे से फोटो खींची, अब उस फोटो को खींच के मैंने प्रिंट आउट ले लिया तो कोई इमेज बना, क्या उस फोटो पे आपका पूरा अधिकार है कि नहीं है, ये देखना चाहता है। ये हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जब आप अपनी फोटो के कॉपीराइट का अधिकार क्लेम करने के लिए लेते हैं तो फिर उस फोटो को कोई भी और आपकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। यानी कि जिस फोटो को आपने खींचा है और उसका अगर आपने कॉपीराइट का अधिकार क्लेम कर लिया है तो विदाउट योर परमिशन एनीबडी आर नॉट यूटिलाइज दिस फोटो। उस फोटो को यूज में लेने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने परमिशन नहीं दी और उस व्यक्ति ने उस फोटो का यूटिलाइज कर लिया तो वो कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के अंतर्गत आता है और कॉपीराइट एक्ट के अनुसार उसे सजा का प्रावधान बताया गया है। अगर फिर भी कोई आपके फोटो को कहीं से डाउनलोड करके और यूज कर लेता है तो फिर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, और ये कंप्लेंट भी आजकल ऑनलाइन होती है। कॉपीराइट अधिनियम की जो धारा 25 है उसके अनुसार भारत में आप अपने फोटो को डिजाइन करने या फिर कैमरा से क्लिक करने के तारीख से 7 साल की अवधि तक आपके फोटो का कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करें। यानी कि एक बार आपने जो फोटो यूज में लिया उसको काम में मतलब उस पर आपका जब आपने लीगल राइट्स उस पर ले लिए तो आपको उस पर 7 साल तक पूरा अधिकार रहेगा। 7 साल तक आपके बिना परमिशन के कोई व्यक्ति उस फोटो का यूटिलाइज नहीं कर सकता। यानी पूरा का पूरा सेक्शन 25 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अनुसार 7 साल तक का अधिकार आपके पास रहेगा। यानी कि आप अपना फोटो जिस दिन डिजाइन करते हैं या फिर कैमरे से क्लिक की और उस दिन से लेकर 60 साल तक आपके फोटो का को कोई और आपकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। समझ में आ गई? यानी कि 60 साल तक तो आपकी मर्जी
मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। और धारा 25 कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार 7 साल की अवधि तक आपके फोटो का कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। 7 साल तक तो कॉपीराइट एक्ट के अनुसार जो कॉपीराइट अपन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो 7 साल की तो सुरक्षा दे देता है, लेकिन 60 साल तक आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं और आपकी मर्जी के बिना कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने फोटो के लिए क्लेम करके कॉपीराइट का अधिकार ले चुके हैं। कॉपीराइट का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता है, आपके फोटो की गुणवत्ता का कोई मायने नहीं है। भले ही कितना भी बेकार से बेकार आपका फोटो हो, चाहे जैसे भी हो, अगर आप वह आपका है, आप खुद से क्लिक किए हैं या फिर डिजाइन किए हैं, उसका कॉपीराइट का अधिकार ले चुके हैं, तो फिर वो 60 साल के लिए आपका ही रहेगा। कॉपीराइट की प्रक्रिया जो मैंने बताई थी वो ऑनलाइन है। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से ये काम हो जाता है और इसमें साइट दी गई है, उस साइट पे जा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के समय आपको एक अपना पर्सनल डिटेल यानी नाम, पता, कौन आ गया, अपना नाम, पता, पर्सनल डिटेल, राष्ट्रीयता के बारे में बताना होता है। आप जिस काम के लिए कॉपीराइट का आवेदन कर रहे हैं वो आपका अपना है या फिर आप उसका प्रतिनिधि तो करते हैं, ये आपको घोषणा करनी होती है उसमें। एवं उस काम का संक्षिप्त जो विवरण है वो संक्षिप्त रूप से उस काम का जो विवरण है वो उस फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है और उसके साथ ही एक हेडिंग देना होगा। और अगर आप किसी वेबसाइट का कॉपीराइट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का URL देना होगा। URL होता है, कोई भी वेबसाइट लॉन्च की जाती है तो उसका URL होता है, एक अलग से ऊपर URL नंबर वगैरह जो है वो आते हैं, तो वो देना होता है। और आपकी वेबसाइट कौन सी भाषा में है, हिंदी में है या इंग्लिश में है या उर्दू में है या किसी में संस्कृत में है, वो भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना पड़ता है। अब कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ भी संलग्न भी अपलोड करना होगा जो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ एक जो गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना। नंबर 1, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। काम जो आपने किया उसकी 3 प्रतियां, यानी कि अगर आप किसी इमेज के लिए कॉपीराइट का आवेदन कर रहे हैं तो उसकी 3 प्रतियां, प्रकाशक जो उसको प्रकाशित कर रहा है तो उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रकाशक का नाम और पता और उसकी नागरिकता, कहाँ की कौन से देश का नागरिकता है, उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। और उसके साथ ही आपको 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की फीस अदा करनी होगी। तो ये तो था कॉपीराइट एक्ट के बारे में मोटा मोटा। अब बात आती है, अपन ने इतना सारा देखा कि क्या कॉपीराइट में कौन कॉपीराइट ले सकता है, कैसे ले सकता है, कौन इस पे क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी चीजें हमने देखी है। लेकिन मूल रूप से क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अगर देखते हैं तो ये पहला ऐसा है कॉपीराइट जो इसको अपन ने पढ़ा। इसके बाद में पेटेंट भी आता है और काफी चीजें आती है। लेकिन इन चीजों में कैसे आपको देखना है कि हमें कौन सी चीज का कॉपीराइट करना है, कौन सी चीज का क्या इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से समय समय पर देखते रहना है। अब बात आती है, अगर मोटे रूप से देखते हैं तो कि कॉपीराइट वास्तव में है क्या, व्हाट डू मीन बाय कॉपीराइट। जब भी बात अपन कॉपीराइट की करते हैं तो हमारे जहन में साहित्य जगत और बॉलीवुड जैसे शब्द आते हैं, क्योंकि यही हमने कॉपीराइट के मामले हमेशा से सुने हैं। लेकिन ये आखिर ये कॉपीराइट क्या है?
कॉपीराइट वास्तव में है क्या? तो कॉपीराइट या प्रतिलिप्या अधिकार, यानी कि कॉपीराइट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिप्या अधिकार। कॉपीराइट या प्रतिलिप्या अधिकार बौद्धिक संपदा का एक रूप है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक रूप है। किसी व्यक्ति ने या किसी लेखक के द्वारा कोई लेख का प्रकाशन किया जाता है, तब उसको एक निश्चित समय के लिए उस लेख या प्रकाशन का पर विषय अधिकार की कॉपीराइट या प्रतिलिप्या अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। सपोज करो मैंने एक बुक प्रकाशित की, अब मैंने उस बुक को प्रकाशन के लिए जो कॉपीराइट के मैंने बताया था, अनापत्ति प्रमाण पत्र, 3 प्रतियां, प्रकाशक की नागरिकता वगैरह वगैरह, जो 5-6 पॉइंट बताए थे, वो मैंने सारे सबमिट कर दिए। तो उसका पूरा अधिकार किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा 7 वर्ष के लिए, लेकिन वो उस पर 60 ईयर्स तक मेरा पूर्णतः अधिकार रह सकता है, अगर मैं उस पर लीगल राइट्स ले सकता हूं। ठीक है, आर्टिकल 25 सेक्शन 25 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में तो बताया गया है 7 साल तक मिल जाएगा। उसके बाद में बताया गया है कि 60 साल तक उस पर पूर्ण अधिकार, अनन्य अधिकार 60 साल तक रह सकता है। अब बात आती है, अगर सरल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो कॉपीराइट किसी भी चीज के वर्णन में, यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखें या कोई गाने का संगीत बनाए, या फिर आपकी कोई अनोखी, इन सब में यह किसी चीज का वर्णन हो, इन सब पर अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका कॉपीराइट है। यदि कोई उसे प्रकाशित करना चाहे तो उसे आपकी अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं कर सकता, आपसे उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने लीगल राइट प्राप्त कर लिए कॉपीराइट के तहत रजिस्ट्रेशन कर। कॉपीराइट स्वामी को कुछ अपवादों के साथ कार्य करने का, उपयोग करने का एक अनंत अधिकार प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को, जैसे हमने ऊपर बताया, गाना लिखना, संगीत तैयार करना, या कोई कहानी जो कि मूल रूप से हो उसको लिखना, या भौतिक माध्यम से संग्रहित हो, तो उसको, उस काम का कॉपीराइट अपने आप उसे मिल जाता है। कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1957 में हमारे देश में लागू हुआ था, 1957 में बन के आया था, जिसमें कॉपीराइट एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के ओरिजिनल कार्यों को, यानी किसी व्यक्ति के मूल कार्यों को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि कानूनी रूप से प्रोटेक्शन देना, ताकि व्यक्ति के ओरिजिनल कार्यों के अधिकार की सुरक्षा की जा सके। भारतवर्ष में सन 1957 में कॉपीराइट अधिनियम कानून बना, जो कॉपीराइट एक्ट 1957 द्वारा भारत में कॉपीराइट कानून के विषय को शासित किया जाता है। यह अधिनियम 1957 का संख्याक 14 कहलाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके ओरिजिनल कार्य के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 में कई प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, और जिन पर हमेशा ही चर्चा होती रही है। और कॉपीराइट अधिनियम 1957 में 15 अध्याय और 79 सेक्शंस दिए गए। समय समय पर इस पे अमेंडमेंट भी होते गए। कौन से कार्य कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत कौन से कार्य हैं जो इसके अंदर सम्मिलित है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1, साहित्य कार्य। साहित्य कार्य सबसे पहले आता है साहित्यिक कार्य, जिसमें लिखने से संबंधित सभी कार्य समाहित है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो किताब लिखना, कहानी कविता लिखना, कोई लेख लिखना किसी के अंतर्गत आता है। संगीत संबंधी कार्य इसके अंतर्गत संगीत
कार द्वारा बनाए गए संगीत रचना या गाने को शामिल किया गया। नाटकीय कार्य, ड्रामेटिक वर्क, इसके अंतर्गत प्ले, ड्रामा, कोई स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले आदि इसमें शामिल होते हैं। कलात्मक कार्य, आर्टिस्टिक वर्क, इसमें वे कार्य समाहित होते हैं जो किसी व्यक्ति की कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग और स्कल्पचर आदि। सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, इसके अंतर्गत विजुअल रिकॉर्डिंग अर्थात दृश्य रिकॉर्डिंग का कोई भी कार्य, जैसे वीडियो, फिल्म, मूवीज या कोई भी सिनेमेटोग्राफी से संबंधित कार्य शामिल है। आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट, एक भवन के डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार करना आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति ने भवन का डिजाइन बना दिया, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, तो वो उसकी कॉपीराइट के अंतर्गत। साउंड रिकॉर्डिंग, कोई भी ध्वनि रिकॉर्डिंग जैसे म्यूजिक, पॉडकास्ट या अन्य साउंड्स इसके अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, किसी व्यक्ति द्वारा या आईटी कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम भी कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है कि कॉपीराइट के अंतर्गत कुछ चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में आपने बताया। क्या बात आती है, बिना कॉपीराइट कानून के उल्लंघन किए किसी कार्य का उपयोग किया जाना संभव है? इस संदर्भ में है कि हाँ, यस, बिना कॉपीराइट कानून के उल्लंघन किए किसी कार्य का उपयोग करना संभव है। इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो हाँ, संभव। कैसे? लेकिन किंतु कुछ इसके लिए कंडीशन निर्धारित की गई। संभव तो है, लेकिन उसके लिए क्या है, कंडीशंस लगाई गई है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि आपकी सामग्री को किसी कॉपीराइट उल्लंघन के दावे के जवाब में निकाला जा सकता है, भले ही आपने कॉपीराइट स्वामी को श्रेय दिया या उल्लंघनकारी सामग्री से कमाई नहीं की हो, विचाराधीन सामग्री की प्रतिलिपि के लिए कोई शुल्क दिया है, या समान सामग्री को इंटरनेट पर कहीं और भी देखा है, सामग्री को हार्ड या डिजिटल कॉपी सहित खरीदा हो, या सामग्री को स्वयं टीवी, मूवी, थिएटर या रेडियो पर रिकॉर्ड किया हो, या सामग्री की स्वयं किसी पुस्तक, मूवी, पोस्टर या फोटोग्राफ से प्रतिलिपि बनाई हो, यह उल्लेखित किया गया है कि किसी कॉपीराइट उल्लंघन के लिए अभिप्रेत नहीं है। भारतीय संविधान का जब गठन हुआ, सभा का गठन जब हुआ था, तो उसमें जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था, तो इसी प्रकार से कॉपीराइट एक्ट का भी निर्माण किया गया था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर चलते 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना, लेकिन इसमें काफी खामियां थी, वो धीरे धीरे आगे सही थी। अब बात आती है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। मालिक की आज्ञा लिए इस्तेमाल करना, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कॉपीराइट सामग्री को बिना उसके ओरिजिनल मालिक की आज्ञा लिए बिना उसके ओरिजिनल मालिक के आज्ञा लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है। आपको बता देते हैं कि कॉपीराइट अधिनियम 1957
के अंतर्गत एक ओरिजिनल मालिक को उसके कार्य के ऊपर एक्सक्लूसिव कानूनी अधिकार प्राप्त है, जो उसे विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार कॉपीराइट स्वामी को प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करना अपराध है। अब बात आती है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। उसके बारे में मैंने पहले बता दिए थे 4-5 पॉइंट, वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 14 है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट रूल्स 70 में दिया गया है। और उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ऑफिस जो भी है, जिस एरिया में है, जैसे दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर में है, तो उसमें फिर उस फॉर्म में दिखा गया है। उस एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें हैं, डिटेल्स वगैरह दी जाती है इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 45 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। उसमें बताया जाता है आई हियर बाय अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एंड रिक्वेस्ट दैट एंट्रीज में बी मेड इन रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट एज इन द एनक्लोज्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेंट हेयर विद इन एमपीके। अब ऐसे करके उसमें 1-2 पॉइंट डाले जाते हैं। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज आता है, फिर डेट ऑफ डिस्पैच आता है, वो सारी उसके अंतर्गत आते हैं। अब आवेदन के साथ जो प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं, उसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया था, जो काम किया उसकी 3 प्रतियां हो गई थी, प्रकाशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया था, प्रकाशक का नाम और उसकी नागरिकता कहाँ की है वो उसके बारे में बता दिया जाता है। अब बात आती है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच क्या अंतर है। अब ट्रेडमार्क क्या था, किसी ने ट्रेडमार्क ले लिया, किसी चीज का मार्का है। अब कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है, लेकिन यह ट्रेडमार्क जैसा नहीं होता, जो अन्य लोगों द्वारा ब्रांड के नामों, मोटो, लोगो और अन्य जो स्रोत है पहचानकर्ताओं को की उद्देश्यों से उपयोग किए जाने से रक्षा करता है। कॉपीराइट कानून ट्रेडमार्क से बिल्कुल अलग कानून, यानी कि जो ट्रेडमार्क है उससे कॉपीराइट एकदम अलग कानून है। अभी भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आधा घंटा हो गया। अब किस किस को एडमिट करूं बीच में? कॉल कौन कर रहा है भाई? तो कॉपी राइट और ट्रेडमार्क है, इसमें रात दिन का अंतर है। कॉपीराइट कानून ट्रेडमार्क से बिल्कुल भिन्न है। ट्रेडमार्क के अंतर्गत तो क्या है, जैसे किसी ब्रांड का नेम हो गया, जैसे निविया है, लक्स है, ये ब्रांड है, इन्होंने अपने नाम दिए हैं, तो उस ब्रांड के नाम और उनका लोगो है, मोटो है, या कोई पहचानकर्ता के उद्देश्य के लिए किए जाने से रक्षा करता है। यानी जैसे मारुति का लोगो है, महिंद्रा का लोगो है, हुंडई का लोगो है, ये क्या है, ये आते हैं ट्रेडमार्क के लिए, मतलब इनको ट्रेडमार्क का लेना पड़ता है, वो कॉपीराइट से भिन्न है। अब बात आती है कॉपीराइट एक्ट में सजा का क्या प्रावधान है। कॉपीराइट एक्ट का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और उस उल्लंघन करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 1 साल की सजा के साथ आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। कॉपीराइट उल्लंघन पर डैमेज क्लेम भी किया जा सकता है, यानी सजा का प्रावधान 1 साल का और जुर्माने का भी प्रावधान है, उस पर डैमेज क्लेम भी किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के
कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन किया है वो उससे डैमेजेस भी प्राप्त कर सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, क्लेम भी कर सकता है। कॉपीराइट का जो अधिकार है वो कब तक रहता है, ये मैंने सेक्शन 25 में बता दिया था कि 7 साल तक और 60 साल तक। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ओरिजिनेटर यानी कि लेखक व मूल स्वामी का अधिकार उसके मृत्यु के 60 साल तक अपनी कार्य लेखन या जो भी है उस पर कॉपीराइट का लीगल अधिकार होता है। उसके बाद यानी कि अनन्य अधिकार तो है ही है, और उसकी मृत्यु के बाद भी 60 साल तक अपनी जो कार्य लेखन या जो भी है उस पर कॉपीराइट का लीगल अधिकार है। इसके बाद अब मरने के बाद में भी 60 साल तक अधिकार रहता है कि ये कॉपीराइट कितना सुदृढ़ है। किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिख दी, जैसे आईपीसी के रतनलाल धीरजलाल की किताब है, सदियों से चलती आ रही, लेकिन आज भी वो बिक रही है। आज भी रतनलाल धीरजलाल के नाम से ही उसका अमेंडमेंट होता है। क्या रतनलाल धीरजलाल आज जिंदा है? क्योंकि हम जब पढ़ते थे, एलएलबी करते थे, जब रतनलाल धीरजलाल जी की किताब चलती थी, जो हमें पढ़ाते थे प्रोफेसर, वो प्रोफेसर रतनलाल धीरजलाल की किताब पढ़कर प्रोफेसर बने थे, और हम उन प्रोफेसर्स की किताब को पढ़कर आज यहाँ पहुंचे। तो इसी प्रकार रतनलाल धीरजलाल क्या वास्तव में जिंदा है, लेकिन मृत्यु के 60 साल बाद तक भी उसका अनन्य अधिकार होता है। समझ में आ गई बात? आज की इस क्लास में आपको कॉपीराइट एक्ट 1957 इसके बारे में जानकारी दी। कॉपीराइट क्या होता है इसके बारे में जानकारी, सेक्शन 25 के बारे में बताया, और कैसे कैसे कॉपीराइट का उल्लंघन होता है उसके बारे में बताया। कॉपीराइट करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने चर्चा की। जो भी मोटा मोटा कॉपीराइट के बारे में था वो आज हमने मुख्य रूप से कॉपीराइट के विषय में लिया। अब अपन बात करते हैं कि लोगो और ब्रांड, जो मैंने ट्रेडमार्क के बारे में बताया, कॉपीराइट के साथ साथ ट्रेडमार्क के बारे में, तो लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यानी कि हमें किसी चीज का लोगो लेना है और हमें कोई ब्रांड है उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हाउ टू रजिस्टर ब्रांड और लोगो किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अलग अलग है। और ट्रेडमार्क का कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में रात दिन का अंतर है। जैसे आपने कोई कंपनी खोली या किसी कंपनी का लोगो और ब्रांड बनाया, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। अब लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने कोई बिजनेस खोला और बिजनेस का एक अलग नाम होता है, जैसे बिजनेस का जो अलग नाम होता है, इसी प्रकार से अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी अपने ब्रांड को प्रस्तुत करने के लिए अपना एक लोगो होता है, और उस लोगो की हमें परम आवश्यकता पड़ती है। जैसे टाटा कंपनी है, उसने टाटा कंपनी ने टाटा मोटर्स के नाम से कंपनी खोल ली, उसने कार वगैरह ट्रक वगैरह सारे लॉन्च कर दिए,
तो उस कंपनी ने उस टाटा कंपनी ने रतनलाल टाटा ने टाटा कंपनी खोली। तो अब क्या है, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी मार्केट में? जो ब्रांड है उसके लिए एक लोगो की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि टाटा का एक लोगो तैयार किया गया और वो लोगो ही जितनी भी गाड़ियां हैं उस पर लगा रहता है, और जब वो लोगो लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये टाटा की गाड़ी है, ये हुंडई की गाड़ी है, ये मारुति कंपनी की गाड़ी है। समझ में आ गई बात? तो कोई भी लोगो और ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो आपकी ब्रांड की जो पर्सनैलिटी है उसको दर्शाता है, और कंपनी में मार्केट की स्थिति, उस कंपनी की मार्केट में स्थिति क्या है उसको दर्शाता है। कंपनी का लोगो अलग और यूनिक होना चाहिए। कोई भी कंपनी है उसका जो लोगो होगा वो अलग होगा, किसी से मिलता जुलता नहीं होगा। अगर मिलता जुलता होगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी लोगो ब्रांड होता है, अगर उसका मार्केट में अपन उस विषय वस्तु को बेचते हैं या मार्केट में उसकी अच्छी इमेज प्रदान करते हैं, तो उसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत बहुत होती है और उसके लिए सक्सेस की भी जरूरत होती है। लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। जैसे आपकी कंपनी का लोगो और नाम और आपका ब्रांड है, इसके जरूरी है कि एक इस तरह ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करना भी इतना ही जरूरी होता है जितना कि कॉपीराइट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है किसी बुक वगैरह का। ट्रेडमार्क के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे अकेला बिजनेसमैन हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई प्रोप्राइटर हो, और कानूनी कोई संस्था हो, जैसे कई एडवोकेट्स हैं, उन्होंने एडवोकेट एंड एसोसिएट्स लीगल फर्म वगैरह खोली हुई होती है और उसमें कुछ लोगो लगा दिया जाता है कि ये है। तो कानूनी जो संस्था है उसका मालिक हो या ट्रेडमार्क के लिए ये जो व्यक्ति हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब वो अप्लाई करने का प्रोसीजर है। ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन कुछ दिनों के लिए ही दी जा सकती है और आप ट्रेडमार्क वाला चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। पूरी तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में लगभग देखा जाए तो 1 साल का समय लग जाता है। यानी कि आपने आज लोगो दे दिया, ब्रांड बता दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया आपने, उसको मार्केट में देखा जाता है कि ये ब्रांड जो है, इसका जो लोगो है किसी और ब्रांड का तो नहीं है, किसी और कंपनी का तो नहीं है, किसी और प्रोपराइटर का तो नहीं है, किसी और उद्यमी का तो नहीं है, किसी और कानूनी संस्था का तो नहीं है। इसी प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं ट्रेडमार्क के अंदर। उस लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, उसमें कम से कम 1 साल लग जाता है। और 1 साल से वह 2 साल तक भी जा सकती है, जरूरी नहीं है वह काम जल्दी हो तो जल्दी हो जाए। लेकिन देखा गया है तो लगभग 18 से 24 महीने के अंदर उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। कम से कम 18-24 यानी कि 2 साल भी लग सकती है, 1 साल से पहले तो मतलब नहीं है। लोगो और ट्रेडमार्क, जैसे रजिस्ट्रेशन सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं अपन। एक बार लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन होने पर 10 साल तक वैलिड रहता है। और 10 साल तक जब लोगो ब्रांड का रजिस्ट्रेशन, जब उसका वैलिड 10 साल तक रहता है तो अपन समय समय पर उसको रिन्यूड कराते हैं। अगर उसको समय समय पर रिन्यूड नहीं कराया तो उस पर अपना अधिकार खत्म हो जाता है।
अब लोगो और ब्रांड जो है उसके रजिस्ट्रेशन के काफी फायदे हैं। जैसे यह विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाओं की और उनकी कंपनी की पहचान करता है। यानी कि जो लोगो है, ब्रांड है, उस कंपनी का जो भी है उसकी एक उस उत्पाद की और उसकी जो सेवाएं हैं उसकी मार्केट में एक पहचान बनाता है। जैसे मारुति कंपनी है, बजाज कंपनी है, हुंडई है, इनकी पहचान उनके लोगो और ब्रांड से होती है। तो एक पहचान प्रस्तुत करता है, इसलिए लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। उसका एक मोटा मोटा फायदा ही। अब लोगो और ब्रांड है उत्पाद और सेवाओं की एडवर्टीजमेंट में भी मदद करता है। कोई भी उत्पाद है या सेवाएं हैं उनकी एडवर्टीजमेंट में भी क्या करता है, मदद करता है। यह उत्पाद और सेवाओं की क्वालिटी की भी पहचान करता है। जो उत्पाद और सेवाएं हैं उसकी जो क्वालिटी है उसकी भी पहचान करता है। लोगो और ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बाद उसके मालिक को उत्पाद और सेवाओं पर प्रयोग में लाने का जो मालिकाना हक है वो भी प्रदान करता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसी अन्य ट्रेडर्स द्वारा प्रयोग में लाने का डर भी खत्म कर देता है। यदि कोई अन्य ट्रेडर रजिस्टर्ड लोगो और ब्रांड का उपयोग करता है तो ओनर उसके खिलाफ, जो उसका मालिक है ब्रांड लोगो का, उसके खिलाफ क्या कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उसके अंदर ट्रेडमार्क या लोगो की कॉपी, एप्लीकेंट की डिटेल जैसे नाम, पता, नेशनलिटी और कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन, राज्य। नंबर 3, उत्पाद और सेवाओं के विषय में जानकारी कि क्या उत्पाद है करेगा, कौन सी सेवाएं देंगे, उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। ट्रेडमार्क के पहले प्रयोग की तारीख, यदि अप्लाई करने से पहले प्रयोग किया गया है तो वो भी उसमें इंगित करना। एप्लीकेशन द्वारा साइन की गई पावर ऑफ अटर्नी की आवश्यकता पड़ती है। जो एप्लीकेशन है वो साइन की गई, उसमें मुख्तारनामा की भी आवश्यकता पड़ती है, पावर ऑफ अटर्नी की भी। अब बात आती है लोगो और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। लोगो रजिस्ट्रेशन कैसे करें और ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी पूरी प्रक्रिया आज देखी जाए तो ऑनलाइन हो चुकी है। पहले ऑफलाइन थी लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन हो चुकी है। और आप कभी भी कहीं से भी अपना या अपना कंपनी का लोगो और ब्रांड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी देखा जाए तो आज ऑनलाइन मिल जाती है। और फिर भी नहीं तो कोई व्यक्ति जिसने पहले से ब्रांड या लोगो लिया है उससे या जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय है उससे जानकारी हासिल कर सकता है। अगर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन के लिए देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की फीस है वर्तमान में 4,500 रुपए के लगभग है। लेकिन
इंडिविजुअल स्टार्टअप स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इसकी फीस है 9,000 रुपये की। अगर हम इंडिविजुअल स्टार्टअप स्मॉल एंटरप्राइज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं ट्रेडमार्क का, तो उसके लिए 9,000 रुपये तक की फीस हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट फीस जो है वो 4500 रुपये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। ट्रेडमार्क अटर्नी के लिए प्रोफेशनल फीस जो होती है, व्यवसाय की फीस जो होती है, वो 3500 रुपये होती है। और एक एप्लीकेशन और एक क्लास के लिए, यानी एक एप्लीकेशन एक क्लास के लिए जो ट्रेडमार्क अटर्नी के लिए जो फीस होती है, तो जो प्रोफेशनल फी है वो है 3500 रुपये। ये तो इसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में। रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन दिया गया है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपको 2-3 दिन का समय लगता है और निर्धारित फी के साथ टाइम से फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया रजिस्ट्रार ऑफिस से शुरू हो जाती है। जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो उस एप्लीकेशन देने के बाद ट्रेडमार्क ऑफिस इसको अच्छे से चेक करेगा और देखेगा कि कहीं ये चिन्ह पहले से तो प्रयोग में नहीं लिया गया और किसी को कुछ इस एप्लीकेशन को लेकर कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इसके लिए रजिस्ट्रार कुछ दिन का समय देता है। वो चेक करता है कि पहले से कहीं इस ट्रेडमार्क का ब्रांड का या लोगो का यूटिलाइजेशन तो नहीं है, और उसको फिर समय देता है। इसीलिए उसमें 18 से 24 महीने के लगभग समय लगता है। अगर एप्लीकेशन के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं होती तो रजिस्ट्रार इसकी एडवर्टीजमेंट ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिकेशन के लिए कहती है। जो एक ट्रेडमार्क जर्नल बना हुआ है उसमें एडवर्टीजमेंट पब्लिश के लिए कहती है कि आप ट्रेडमार्क जर्नल में एक एडवर्टीजमेंट दो और उसको पब्लिकेशन के लिए जर्नल में प्रस्तुत करो। यदि 4 महीने में किसी भी दूसरे बिजनेसमैन और किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं मिलती तो अगले 6 महीने के अंदर उसका ब्रांड और लोगो का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति मिलती है तो एक रिप्लाई और सुनवाई द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। और इस सुनवाई में दोनों पक्षों द्वारा अपना अपना वक्तव्य जो है, अपनी अपनी बात जो है वो रखी जाती है। और मामला जब सुलझ जाने पर ब्रांड और लोगो का रजिस्ट्रेशन गारंटेड किया जाता है। और ब्रांड और लोगो रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो उसको जब ब्रांड लोगो का रजिस्ट्रेशन गारंटेड किया जाता है तो उसको एक मुश्त 10 साल तक के लिए वैलिडिटी मिल जाती है। और जब 10 साल पूर्णतः कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको उस ब्रांड और लोगो का रिन्यू करवाना पड़ता है। तो आज हमने कॉपीराइट के बारे में और ट्रेडमार्क के बारे में, जो ब्रांड लोगो है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन अलग है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन अलग है। इससे इस कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की बात जब हम करते हैं तो इसका नॉलेज हर बिजनेसमैन को या हर लेखक जो कॉपीराइट के तहत आते हैं, जो भी कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं, जितने प्रकार बताए हैं, उनको इसका विस्तार से नॉलेज होना चाहिए। और एक बिजनेसमैन या कंपनी खोलता है, उसका ब्रांड और लोगो लेता है, तो उसको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए।
और उसी के द्वारा एक बिजनेसमैन हो या कॉपीराइट के तरह कोई लेखक हो या कोई व्यक्ति हो या बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसके जो लीगल राइट्स हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी इनोवेशन करता है, कोई भी खोज करता है, जब तक वह रजिस्ट्रेशन करा के अपने लीगल राइट्स पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकता तो वह उस पर पूर्णतः अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन आज आम व्यक्ति को अगर देखा जाए तो इस चीज की नॉलेज नहीं है कि आपने जो चीज इनोवेशन की है, जो चीज खोजी है अपने मन स्थिति के बल पे या अपनी बुद्धि के बल पर, उस पर आपका पूर्णतः अधिकार है कि नहीं। अगर आपका पूर्णतः अधिकार है तो आपने उस पर लीगल राइट्स जो बनते हैं, आपके विधिक अधिकार जो बनते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा के या उस पर जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करके वो सारे अधिकार प्राप्त किए हैं कि नहीं, ये इसके अंतर्गत आता है। अब कल अपन लेंगे पेटेंट। कॉपीराइट समझ में आ गया, ट्रेडमार्क समझ में आ गया। कॉपीराइट ट्रेडमार्क में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू मीन बाय कॉपीराइट and what do you mean by trademark and what is the correlation between copyright and trademark and explain। तो ये क्वेश्चन बनता है। एक हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो क्वेश्चन था पूरा कल हमने विस्तार से समझा दिया था, और कल हम देखेंगे पेटेंट, एक नया जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रकार है वो पेटेंट है। तो कल हम पेटेंट के बारे में देंगे, 11 से 12 आएंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे, ये कई बच्चे क्या है 15 मिनट बाद जुड़ते हैं, 20 मिनट बाद जुड़ते हैं, मेरे को फिर क्या है उनको एडिट करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, और एडमिट करने के लिए मेरे को फिर कंप्यूटर में आगे खिसकाना पड़ता है, दबाना पड़ता है बटन, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। तो आज के लिए ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?